देखो तीन टाइप के पोटेंशियल एनर्जी बताया था, याद करना। बेसिक ब्रॉडली तीन टाइप का बताया था। क्या क्या बताया था? तीन टाइप के पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या बताया था? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला था, एक इलास्टिक बोला था और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल क्या बोला था? mgh। ग्रेविटेशनल बोला था mgh, एक इलास्टिक बोला था और एक बोला था तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में पढ़ेंगे, वही डिटेल लिख दिया था, केवल फॉर्मूला k q1 q2 बार दो चार जो r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, पर 11th में कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं है ना, 11th में पूछा जाएगा आपसे, 12th का पार्ट है वहां देखा जाएगा। एक पोटेंशियल एनर्जी जो बोला था हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहां देखेंगे। इलास्टिक मतलब जिस भी बॉडी के पास इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब है अपने इनिशियल पोजीशन को रिगेन करना जो भी चाहे। जैसे इरेजर है, इरेजर को कंप्रेस करो फिर वापस आ जाएगा। आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचो फिर वापस आ जाएगा, कंप्रेस करो वापस आ जाएगा। इस तरह से जिस भी बॉडी में इलास्टिक बिहेवियर है वो सारी की एनर्जी क्या कहलाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हर बॉडी के लिए अलग अलग बात होती है। क्लास 11th का जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर आओगे, इलास्टिसिटी चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, इलास्टिसिटी चैप्टर है, वहां पे हम कई टाइप के इलास्टिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। यहां हम केवल बात करें स्प्रिंग के लिए। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में इलास्टिक में जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ही फॉर्मूला mgh है। इलास्टिक में हर बॉडी, कई बॉडी इलास्टिक है, हर एक इलास्टिक बॉडी के लिए अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूं, एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए देख रहा हूं, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, इसके लिए बात करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। स्प्रिंग मास सिस्टम का मतलब क्या है? एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास लगा है, एक ब्लॉक लगा है। एक स्प्रिंग के साथ मास लगा है, कोई ब्लॉक लगा है। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इससे एक मास को अटैच कर दिया, ये ठीक है ना। स्प्रिंग के दो हिस्से दिख रहे हैं, एक हिस्सा इधर से इंगेज है, वॉल या जो है, और एक हिस्सा ब्लॉक से इंगेज है, ठीक है। जो दीवार से इंगेज है वो दीवार से फिक्स्ड है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड, फिक्स हिस्सा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड। और दूसरा एक को मूव करा सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्री एंड। इसको पार्ट को मूव नहीं करा सकते, ये दीवार से चिपका हुआ है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड हिस्सा। और ये मूवेबल है, ये इससे अटैच है ब्लॉक से, इसको बोलते हैं फ्री एंड, ठीक है, क्लियर है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में हम थोड़ा बात करें। हमने याद करो, हमने बताया था स्प्रिंग का, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने किससे लिखा था? के से लिखा था। स्प्रिंग कांस्टेंट पीछे हमने लॉज ऑफ मोशन के जब क्वेश्चन करा था वहां पे भी जिक्र किया था, फोर्स वगैरह की बात की थी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमने लिखा के से। याद करो वहां पे हमने स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बताया था, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लिखा था F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू बिल्कुल माइनस के एक्स। एक्स क्या था? एक्स था उसका स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, कहां से? मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से। मीन पोजीशन क्या बोलते हैं? ये है मीन पोजीशन, MP से लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये एक्स था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब वो पोजीशन जहां पे कोई स्प्रिंग अपने आप को क्या करता है? बैलेंस करता है, वहां से फिर हम उसको ऑसिलेट कराते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं, आगे पीछे जाता है। क्या होता है ये तुम्हारा मीन पोजीशन? 2 मिनट में बात कर लेते हैं, पहले भी ऐसे बताया था। एक सीधा सा बात समझना, कोई स्प्रिंग मान लो ऐसे ही लटका दिए, ऐसे लटका दिए, समझना जरा, किसी स्प्रिंग को ऐसे लटका दिए तो ये कहीं तक जाएगा ना, ये जहां तक जाएगा ये इसकी क्या बोलते हैं? ये इसकी बोलते हैं नेचुरल लेंथ। ये इसकी क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। अपने आप से जहां होगा, तो ये जहां तक है, मान लो यहां तक है, ये इसकी बोलते हैं नेचुरल लेंथ। और इस पोजीशन को बोलते हैं, इसकी क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को बोलते हैं इसकी मीन पोजीशन। जरा बात ध्यान से समझना, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको बोलते हैं। किस पॉइंट को? जहां के अबाउट, समझना जरा, स्प्रिंग टू एंड फ्रो कर रहा है, जिसके अबाउट स्प्रिंग रेस्ट में है इनिशियली, उसको नेचुरल लेंथ बोल दिया।
और जिस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो किया उसको बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहने का क्या मतलब है जरा समझो। अगर स्प्रिंग को यहां से खींच दे, यहां से खींच दे और छोड़ दें तो स्प्रिंग क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा। किसके, इसके अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट ऊपर नीचे इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन। अभी डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑसिलेशन एक पूरा चैप्टर है, वहां पे बात करेंगे। अभी केवल मैं हल्का सा बता रहा हूं जितना भर मुझे यहां काम है। तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो पोजीशन, दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन पढ़े हो गए। तो इस केस में इसी पॉइंट, हाँ इस केस में इसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगी, मीन पोजीशन। तो इस केस में इसकी नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह पे होगा। जहां नेचुरल लेंथ खत्म हो रही है, नेचुरल लेंथ जितनी दूर तक है वहीं पे मीन पोजीशन है। क्लियर बात। अब अगर समझना, यही स्प्रिंग है, समझो यही सेम स्प्रिंग है, यही सेम स्प्रिंग उसी फोर्स कांस्टेंट का, जरा समझो यहां पे यही सेम स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को एक मास से लटका दिया, एक स्प्रिंग को मास से लटका दिया, तो इसके वेट के कारण क्या होगा, वेट के कारण स्प्रिंग खिंच जाएगा, वेट के कारण स्प्रिंग नीचे आ जाएगा ना। तो स्प्रिंग नीचे आ जाएगा तो इसकी जो नेचुरल लेंथ है, समझना बात को, अगर नेचुरल लेंथ बिना ये लगाए, नेचुरल लेंथ क्या होता है, यही रहता। अच्छा स्प्रिंग को मासलेस एज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज उसका भी वेट खींचेगा। स्प्रिंग को हम मासलेस एज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज स्प्रिंग का वेट भी इसको नीचे खींचेगा, समझना बात। तो इस केस में इस मास की वजह से, वेट की वजह से स्प्रिंग कुछ नीचे आ जाएगा। तो इसका नेचुरल लेंथ तो यहीं पे होता। नेचुरल लेंथ मतलब स्प्रिंग बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के जहां टिका हुआ है, तो नेचुरल लेंथ यही होता। लेकिन अब ये जो स्थिर हुआ कहां हुआ, इस पॉइंट के अबाउट, ये इसकी मीन पोजीशन है। समझ में आया। जहां पे जाके ये सिस्टम होगा, ये इक्विलिब्रियम में आएगा, ये रेस्ट में आएगा, उस जगह को बोलते हैं मीन पोजीशन। इस केस में नेचुरल लेंथ तो मीन पोजीशन एक ही पॉइंट पे है, इस केस में नेचुरल लेंथ तो वही है, मीन पोजीशन क्या चला गया, नीचे चला गया। तो कोई ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो करता है ना, वो मीन पोजीशन के अबाउट करता है, ना कि नेचुरल लेंथ के अबाउट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहां से डिस्टर्ब कर दूंगा ना, यहां से डिस्टर्ब करूंगा तो यहां से ये टू एंड फ्रो मीन पोजीशन इस पॉइंट के अबाउट करेगा, इसके अबाउट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। ये इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो नहीं करेगा, ये टू एंड फ्रो इस पॉइंट के अबाउट करेगा, यहां भी टू एंड फ्रो इस पॉइंट के अबाउट करेगा। मीन पोजीशन जहां रहे उसके अबाउट टू एंड फ्रो करेगा। ये अलग बात है, यहां मीन और नेचुरल लेंथ सेम है, यहां पे दोनों अलग है, बट करेगा हमेशा टू एंड फ्रो किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट। ये बात समझ में आ रही है। मीन पोजीशन वो जगह है जहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम अपने आप को बैलेंस करता है। अब जरा समझो इधर हॉरिजॉन्टल में भी मान लो, अगर मैंने स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है, कोई मास नहीं अटैच किया हुआ है, कोई मास नहीं अटैच किया हुआ है, तो स्प्रिंग अपने जगह पे इस तरह से रेस्ट में रह सकता है। तो ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है, समझना बात को, और यही इसकी मीन पोजीशन भी है। ठीक। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा जहां तक ये बैलेंस हो सकता है, जरा समझना। इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा और इसको एक मास यहां पे दे दिया। तो एक बात समझो कि अगर कोई हैवी मास इससे लगा दिए हो तो ये इसको यहां के अलावा कुछ आगे इस पे बैलेंस कर देगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि मास रोक के रखेगा ना, नहीं खींच, इसको इधर भागने देगा। अगर मास लगा दिए, स्प्रिंग पे एक मास अटैच कर दिए, तो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा ना जहां तक ये खिंचाव बन सकता है। समझ पा रहे हो इस चीज को। क्योंकि अगर आप किसी को मान लो स्प्रिंग पकड़ के खींच रहे हो, तो कहीं एक जगह होगा जहां पे वो वापस आ जाएगा, रुक जाएगा, और वहां के अबाउट टू एंड फ्रो हो सकेगा। अगर मैं उससे बोतल में पानी भर के उसको बांध के थोड़ा सा खींच दूं, तो थोड़ा सा खींच के रुक जाएगा वो। समझ में आ रही बात। अगर मैं एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे खींच दूं और फिर छोड़ दूं, तो किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करेगा, तो वो नेचुरल लेंथ होगी। अब मान लो नेचुरल लेंथ यहां पे थी, नेचुरल लेंथ मान लो यहां पे थी, अब स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, एक बोतल में पानी भर के मान लो खींच के यहां पे रख दिए, तो वो कुछ आगे तक बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। आगे तक बैलेंस हो जाएगा, फिर अब डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे मैक्सिमम पे ले जाके, जहां तक बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पे है, फिर ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो करेगा उसके बाद। समझ पा रहे हो इस चीज को। हाँ स्प्रिंग होगा। अच्छा हाँ है, स्प्रिंग नहीं है बल्कि तार है, तार टू एंड फ्रो थोड़ी करेगा, वायर इलास्टिक वैसा नहीं होता ना। खैर ठीक है, बात समझ गए ना। तो इसका क्या होगा, चलो जल्दी से नोट कर लो, एक दो लाइन फिर आज खत्म करेंगे। लिखिए, this work done is stored as potential energy. This work done is stored as, चूंकि स्प्रिंग रुका हुआ फॉर्म में, तो यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है,
पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, ठीक है ना। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखते हैं, दैट इज U इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, U इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो इसको लिख लिया U। अच्छा एक बात ध्यान देना कि ये जो U आया, ये हाफ के एक्स स्क्वायर का माइनस आया ना, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, यही बात होगी। हाफ क्या है, पॉजिटिव है, के भी क्या है, पॉजिटिव है, स्प्रिंग कांस्टेंट। किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तीनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और बाद में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस से, तो यानी क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, चाहे कंप्रेशन बोले चाहे एक्सपेंशन बोले। समझना, अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो प्लस एक्स बोल देंगे, कंप्रेशन कर रहे हैं तो माइनस एक्स बोल देंगे। दोनों डायरेक्शन वाइज क्या है, उल्टा है, बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही बात होती है। प्लस एक्स बड़ा है, माइनस एक्स छोटा है, ऐसा नहीं है, दो डायरेक्शन है। तो अगर इसको प्लस एक्स लिख रहा हूं, इधर वाले को माइनस एक्स लिख रहा हूं, चाहे प्लस एक्स स्क्वायर करो माइनस एक्स स्क्वायर करो, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और फाइनली क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर निगेटिव। यानी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, निगेटिव स्प्रिंग के केस में। तो एक लाइन लिखो, बाकी फिर बाद में बात करेंगे। नोट देख के लिखो, नोट लिख लो, वर्क डन बाय या पोटेंशियल एनर्जी भी एक ही बात है, वर्क डन बाय आइदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन, वर्क डन बाय आइदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन is negative of half kx square, negative of half kx square। ऐसा खतरनाक काम नहीं करना कि नेगेटिव ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्यों नहीं बोल रहे। हाँ, तो इतना समझ में है, तो इतनी बातें क्लियर करते हैं। हैप्पी छठ, सबको बढ़िया से छठ करो, मौज करो, हल्का फुल्का समय निकाल के रिवीजन भी जरूर कर लेना, ऐसा ना कि भूल जाओ कि क्या पढ़ रहे थे, कौन पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाई हो रहा था। तो ठीक है, फिर मिलते हैं छठ के बाद। तो ठीक है, चलो हैप्पी छठ। तो ठीक, अब देखो ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, अभी ये स्प्रिंग है, ये मास है, ये इसका मीन पोजीशन पे क्या बैलेंस है, ठीक है। अब मीन पोजीशन से हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, या तो कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया, ठीक है। एक्स कंप्रेस किया या फिर एक्स एक्सपेंड किया, तो ये उतना क्या होगा, टू एंड फ्रो करेगा। मान लो कि यही स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको एक्स खींच दिए, या तो कंप्रेस कर दिए या एक्स क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। मान लो इसको ये है, इसको एक्स खींच दिए, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, समझना बात को, ये m, ठीक। यहां से मीन पोजीशन से इसको x खींच दिए, ठीक है, या फिर मीन पोजीशन से x कंप्रेस भी कर सकते थे, एक ही बात होता, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है, हमने बताया था F इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है कहां से होती है, मीन पोजीशन से होती है। तो इसके अबाउट जैसे छोड़ोगे, एनर्जी का लॉस नहीं बात करते हैं, एनर्जी का लॉस कहलाता है डैम्पिंग आपको नहीं पढ़ना है, जो ऑसिलेशन चैप्टर में डिटेल पढ़ना है वहां भी अभी सिलेबस में नहीं है, खैर जो भी है पहले था। तो ये इसके अबाउट क्या होता है, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होता है, टू एंड फ्रो करता है। अब हमको पता करना है, ये इतना काम तुम पहले भी किए थे, पहले ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके थे। अब हम पता कर रहे हैं, अगर इसको x खींचते हैं, तो अगर खींचे और पकड़ के रखे हुए हैं, तो इसमें एनर्जी स्टोर है, किसमें, स्प्रिंग के मटेरियल में। किस फॉर्म में स्टोर एनर्जी, रेस्ट में, तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर खींच के पकड़े हुए हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल में। जैसे ही हाथ को हटा देंगे, यही पोटेंशियल क्या होगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीन के अबाउट टू एंड फ्रो करने लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको कुछ डिस्टेंस मान लो x तक जब खिंचाया है, कुछ x डिस्टेंस खिंचाया है, उस समय इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो पता कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से स्टोर होगी, हमारे वर्क करने से होगी। तो हम वर्क डन पता कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय x डिस्टेंस। तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग किस चीज के लिए, इतना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए। कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए, x क्रिएट करने के लिए। तो मुझे एक बात जरा बताना सबको देख के, यहाँ पे जो तुम्हारा फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। F इक्वल टू माइनस के एक्स जो दिख रहा है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, x वेरी करेगा ना।
अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स वेरी करेगा, के तो कांस्टेंट है, चूंकि एक्स वेरी करेगा तो फोर्स वेरिएबल करेगा, और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन इंटीग्रेशन करते हैं एफ डी एक्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या बोलते हैं? सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल के लिए बताया था क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं कि एक छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए पता करके उसके लिए फोर्स कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, फिर उस तरह से सारे पार्ट का सम करते हैं, यानी क्या करते हैं? पूरे का इंटीग्रेशन। तो चूंकि फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितना? तो एफ डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। कहां से कहां तक? तो शुरुआत में इनिशियल पोजीशन मान लो कुछ है एक्सआई से लेकर फाइनल पोजीशन है एक्सएफ। इनिशियल पोजीशन एक्सआई से फाइनल पोजीशन है एक्सएफ। देखो कहीं ना कहीं ऑरिजिन तो मानना पड़ेगा, समझो कहीं ना कहीं ऑरिजिन तो मानना पड़ेगा, जहां से सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे, सारे डिस्टेंस मेजर होंगे। तो हमने ऑरिजिन मान लो इस जगह को माना, तो यहां से इनिशियली जहां था, यहां से इनिशियली कहां था? यहां था। इस डिस्प्लेसमेंट को बोल दिया एक्सआई, और फाइनल खींच के जो ले गए पूरा यहां से कहां ले गए? यहां ले गए, इसको बोला हमने क्या है? एक्सएफ। तो टोटल जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी कहां से कहां खिंचा है? ये इनिशियल से एक्सआई से कहां तक खिंचा है? एक्सएफ। पहले हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला एफडीएक्स लिखा, और चूंकि वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन एक्सआई से एक्सएफ तक। अब देखो यहां पे वर्क डन इक्वल टू F इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस के एक्स, जरा समझना, माइनस के एक्स डी एक्स, एक्सआई से एक्सएफ तक, ठीक। के को बाहर करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर बाई टू, कांस्टेंट को बाहर कर दो, लिमिट कहां से कहां तक? एक्सआई से एक्सएफ तक, इनिशियल से फाइनल तक। तो माइनस के एक बार क्या रखेंगे? अपर लिमिट, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट एक्सएफ का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या लिखेंगे? एक्सआई का स्क्वायर बाय टू। तो इतना होगा क्या? बताना। तो वर्क डन इक्वल टू दिस, माइनस के एक्सएफ का स्क्वायर माइनस एक्सआई का स्क्वायर बाई टू, या एक काम करते हैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा? एक्सआई पहले आ जाएगा, या थोड़ा सा हाफ अरेंज करके लिख लो, तो हाफ के ऐसे लिख सकते हैं एक्सआई का स्क्वायर, समझना, माइनस हाफ के एक्सएफ का स्क्वायर। इसको ब्रेक करके दो पार्ट में लिख लिया, तो हाफ माइनस हाफ के एक्सएफ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस हाफ के एक्सआई का स्क्वायर, प्लस हाफ के एक्सआई का स्क्वायर, उसी को लिखा। हाँ बोलो, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये लिख सकते हैं। तो इतना वर्क डन हुआ, और यही वर्क किसमें स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर में, फॉर्म में स्टोर होता है। जरा बात को समझना, एक बात ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। देखो मेजरमेंट कहीं से कर सकते हैं, जहां से मेजरमेंट करते हैं वही क्या होता है? ऑरिजिन होता है। अगर मान लो मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं और उस दीवार तक गया, यहां से दीवार तक गया, मान लो ये हमने ऑरिजिन माना अपने जगह को, तो अभी मैं कहां खड़ा हूं? अगर इसी जगह को ऑरिजिन माना तो मैं इनिशियली जीरो पे खड़ा हूं, और फाइनली मान लो दीवार है हमसे 10 मीटर की दूरी पे, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10, और इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। अगर ऑरिजिन हम जहां खड़े हैं उसी को माने, सारे डिस्प्लेसमेंट हम यहीं से मेजर कर रहे हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि ऑरिजिन पीछे वाले दीवार को मान लेते हैं, उस दीवार को। तो ऑरिजिन अगर हम इधर वाले दीवार को मान लेते हैं, और से इस दीवार से मानो हम 5 मीटर पे खड़े हैं, इस दीवार से हम 5 मीटर पे खड़े हैं, तो सारा डिस्प्लेसमेंट ऑरिजिन से मेजर होगा। तो ऑरिजिन वहां है, हम इनिशियल कहां है? 5 पे, और वो वाला दीवार हमसे 10 पे है, तो फाइनल पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी? 5 + 10 15। बात समझ पा रहे हो? तो डिपेंड करता है हमने ऑरिजिन कहां से लिया, जहां से ऑरिजिन लिया सारे मेजरमेंट वहीं से होंगे। तो हम बोलते हैं कि फलाना शहर का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है यहां से, या 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर कहां से? शहर के हर कोना से, हर जगह से अलग अलग होगा ना। उस पर्टिकुलर जगह से अगर गूगल मैप वगैरह देखते हैं तो गूगल मैप उस जगह से बता देता है, और नॉर्मल जो आपका जो मिल रखता है, माइलस्टोन सब जो रखा हुआ होता है, या आपका जो इंडिकेट किया होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या होता है? जनरली वो बस स्टैंड से बस स्टैंड का डिस्टेंस मेजर करता है, अदरवाइज हर डिस्टेंस का अलग अलग होगा ना। तो खैर अभी के केस में हमने पहले केस में इसको ऑरिजिन माना था, तो यहां से इनिशियल पोजीशन जो थी एक्सआई, और यहां से फाइनल पोजीशन जो थी एक्सएफ। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑरिजिन हम उसको ना मान के जहां पे शुरुआत में था हम उसी को ऑरिजिन माने।
मान लो हमने ओरिजिन अब मान लिया, इसी को ओरिजिन मान लिया, हमने इसी को ओरिजिन मान लिया, ये भी तो कर सकते हैं कि यहां से समथिंग डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो हम ऐसा कर रहे हैं, इफ xi इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन माने तो xi क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल इसी जगह को ओरिजिन मान लिया तो शुरुआत में कहां पे, 0 पे है। से एक्सेप्ट कितना हो जाएगा, एक्सेप्ट x हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन हमने इसको माना है, ओरिजिन इसको माना है तो शुरुआत में यहां तक खड़ा है और यहां से फाइनल कहां गया, x गया। बात समझ में आ रही है? तो xi और एक्सेप्ट हो गया x, तो फॉर्मूला यही है, तो इसमें यही आया, इसमें बैठा देते हैं, xi की जगह बैठा दो हाफ के xi की जगह पे 0, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना, माइनस हाफ के एक्सेप्ट की जगह पे क्या रखा, x, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। पहले बताओ, वर्क डन इक्वल टू आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही वर्क किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये जब रुका हुआ है यही किसमें है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी स्प्रिंग अगर एक्स डिस्प्लेस होता है ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होती है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुआ वो देख रहे हैं, तो क्लियर है बात, हाफ के एक्स। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों केस में वही होगा, हमने एक्स एक्सपेंड किया, अगर एक्स कंप्रेस करते ना तो भी कहानी वही रखी, क्लियर है। अच्छा इसी में हमने क्या किया, इनिशियल को ओरिजिन मान लिया तो xi 0 रख दिया, एक्सेप्ट वहां से x हुआ तो x रख दिया। आप ऐसा भी कर सकते थे, यही बात था, हमने इंटीग्रेट क्या किया, xi से एक्सेप्ट तक ना, तो ओरिजिन को अगर 0 मान लेते तो इंटीग्रेट क्या करते, 0 to x। ये बात समझ आ रही है, xi 0 था, अगर ओरिजिन उसी को मानते, इनिशियल पोजीशन को, मीन पोजीशन को ओरिजिन मानते तो तुम्हारा क्या होता, सॉरी मीन पोजीशन नहीं, जहां स्टार्टिंग नेचुरल लेंथ था, अगर उसी को ओरिजिन मानते तो क्या होता, नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस हुआ, तो 0 से यहां पे क्या करते x, आप सॉल्व करते, यहां भी यही सेम आता, 0 से x करते, ये 0 आ जाता और अपर लिमिट x आता तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर ही आता। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ लिखाऊंगा, फिर खत्म कर देंगे, इसको पहले नोट डाउन करो।